नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल पांडे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास, मुस्लिम लीग की स्थापना तक ये इस टॉपिक से संबंधित चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों मैंने पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और हमने इसमें बताए थे कि किस प्रकार जो है सांप्रदायिकता का उदय हुआ, विकास किस प्रकार हुआ और किस प्रकार जो है मुस्लिम लीग की स्थापना तक जो है इस पर की प्रगति हुई या इनका जो है सांप्रदायिकता का विकास हुआ। अब इस सांप्रदायिकता के विकास में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार जो है भूमिका निभाया, इस सभी के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर चुका हूँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला है दोस्तों आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 में हुआ था दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, शिमला प्रतिनिधि मंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन, सेंट्रल केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की सोची, जिसका उद्देश्य था केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। क्या था दोस्तों, जो शिमला प्रतिनिधि मंडल के समक्ष जो है समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा की स्थापना करने की सोची, जिनका उद्देश्य था केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। जो इसीलिए दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को जो है 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का विधिवत जो है उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के थे। एक तो पहला था, यानी दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किस लिए की गई, केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था दोस्तों कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना। देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं आपको इसको याद करा देता हूँ कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना। और यदि सरकार के किन्हीं विषय में और यदि सरकार के किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे तो उसे दूर करना। ये था पहला उद्देश्य दोस्तों मुस्लिम लीग की। क्या था कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना और यदि सरकार के किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे तो उसे दूर करना। ये था दोस्तों। दूसरा था दोस्तों, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को मर्यादापूर्ण शब्दों में सरकार के सम्मुख रखना। ये था। और तीसरा उद्देश्य दोस्तों मुस्लिम लीग का कि उद्देश्य पहला और उद्देश्य 2 को ध्यान में रखते हुए, जो पहला मैं आपको उद्देश्य बताया और दूसरा उद्देश्य बताया, इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव मुसलमानों तथा अन्य भारतीय संप्रदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना। ये 3 उद्देश्य लेकर दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी। जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है की गई थी।
यानी एक प्रकार से कहें दोस्तों, किस प्रकार अगर हम कहें कि मुस्लिम लीग एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार की सांप्रदायिक सभा थी जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के ही राजनीतिक तथा अन्य हितों की रक्षा करना था। यहाँ उसका यह स्वरूप 1947 तक बना रहा दोस्तों, जब से दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। यानी एक प्रकार के क्या था, एक प्रकार का सांप्रदायिक सभा थी और यह एक इस सभा का उद्देश्य था केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। अब इसी वजह से दोस्तों क्या हुआ आपका कि ये जो सभा था मुस्लिम लीग थी, ये जो सब है आरंभ से ही 1947 तक जो है अपनी सांप्रदायिकता के लिए कार्य किया। और इन्हीं की वजह से कालांतर में क्या है दोस्तों, भारत जैसे आर्यवर्त भारत, बृहत्तर भारत जैसे एक भारत का विभाजन हुआ और भारत को विभाजन का सामना करना पड़ा, भारत और पाकिस्तान। इस प्रकार दोस्तों मुस्लिम लीग जो सभा थी एक प्रकार का आरंभ से ही सांप्रदायिक सभा थी। मुस्लिम लीग के राजनीतिक उद्देश्य अलीगढ़ में दिए नवाब वक़ार उल मुल्क के एक भाषण से स्पष्ट हो जाता है कि नवाब ने कहा था, अल्लाह न करे यदि अंग्रेजी राज्य भारत से समाप्त हो जाए तो हिंदू हम पर राज्य करेंगे और हमारी जान, माल और धर्म खतरे में होगा। मुसलमानों को इस खतरे से बचाने का एक ही मार्ग है, वह यह है कि वे अंग्रेजी राज्य को जारी रखने में सहायता करें। यदि मुसलमान पूरे मन से अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो उनका राज्य पूर्ण रूप से बना रहेगा। मुसलमानों को अपने आप को अंग्रेजी से न समझना चाहिए जो ब्रिटिश क्राउन के लिए अपना रक्त बहाने और जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। यानी इसका अब ये जो भाषण दिया था दोस्तों, जो अलीगढ़ में दिए गए नवाब वक़ार उल मुल्क कि ये भाषण था। यानी इस भाषण से स्पष्ट रूप से हमें ये पता चलता है कि ये जो था, ये जो मुसलमान थे ये पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के पक्षधर थे और उनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य किसी भी प्रकार से अगर भारत से चला गया तो ये जो है हिंदू जो है हम पर शासन करेंगे और हम पर क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है भारत में बने रहे, तब तक हमारा जो है कल्याण हो सकता है। यानी एक प्रकार का ये संकीर्ण विचारधारा को लेकर जो है दिया गया जो भाषण था दोस्तों, यानी एक प्रकार से इसमें हमें सांप्रदायिकता का जो है बू आता है, जो एक प्रकार का संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित जो प्रेरित जो है ये विचारधारा हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार दोस्तों 1913 के पश्चात लगभग एक दशक तक मुस्लिम लीग उदारवादी मुस्लिम नेताओं के प्रभाव में आ गई, जिनमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहर उल मुल्क, सैयद वजीर हुसैन, हजरत इमाम और मोहम्मद अली जिन्ना। और जो यद्यपि ये क्या थे, उदारवादी मुसलमान नेताओं के प्रभाव में आ गए दोस्तों 1913 में जो मुस्लिम लीग थे, जिसमें मुख्य रूप से क्या थे आपका मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहर उल मुल्क, सैयद वजीर हुसैन, आपका इमाम हजरत इमाम और आपका मोहम्मद अली जिन्ना। यद्यपि मोहम्मद अली जिन्ना पहले क्या थे, राष्ट्रवादी थे, फिर बाद में जो है सैयद अहमद खान की तरह ये भी क्या बने दोस्तों, साम्राज्यवादी बने। तो 1920 से 1923 तक मुस्लिम लीग का कार्य ठप रहा। 1920 से 1923 तक दोस्तों मुस्लिम लीग का कार्य ठप रहा, परंतु साइमन आयोग की नियुक्ति जो हुआ था 1927-1930 और लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंसों 1930 से 1932 से मुस्लिम लीग में पुनः जो है जान आ गई। जो मोहम्मद अली जिन्ना को अब तक संपूर्ण क्या हुआ दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना को अब तक जो है पूर्ण रूपेण जो है सांप्रदायिकतावादी बन गए थे। अब उनके निर्विवाद जो है, अब ये मुस्लिम लीग के निर्विवाद नेता बन गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, और पूर्ण रूप से ये क्या करना चाहते थे, मुसलमानों के लिए अलग, मुसलमानों की सुरक्षा के हितों की सुरक्षा करना चाहते थे। 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक निर्णय जो है कम्युनल अवार्ड ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को और भी चौड़ी कर दी दोस्तों। अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, एक तो मुसलमान जो हिंदुओं के विरुद्ध होते जा रहे हैं, हिंदुओं सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, और वे जो है अपनी रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन को हिंदुओं से अलग बताना आरंभ किए। इसका फायदा उठाया दोस्तों किसने,
अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अब इसी का फायदा उठाकर 1932 में सांप्रदायिक निर्णय लिया गया, इम्यूनियल का अवार्ड दिया गया। अब इसमें जो है हिंदू और मुसलमानों की दूरी को और भी बढ़ गया। अब इस प्रकार दोस्तों जो हिंदू और मुसलमान के बीच जो सांप्रदायिक मतभेद था, इसका पूर्ण फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठाया। और इन्हीं के बदौलत जो है दोस्तों उन्होंने 200 से 250 वर्ष तक भारत में इन्होंने क्या किया? भारत में शासन इन्होंने स्थापित किया, शासन किया। और अगला दोस्तों कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग। कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग। कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग। कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग 1937 से 1939 तक क्या निर्णय था इनका? 1937 से 1947 तक, 1937 से 1939 तक दोस्तों। कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग 1937 से 1939 तक। इसमें क्या हुआ दोस्तों? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहले चुनाव 1937 में हुई। क्या हुआ? 1935 के भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। अब इस अधिनियम के तहत जो है 1937 में चुनाव हुई। मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़े और उन्हें थोड़ी सी सफलता मिली। मुस्लिम लीग भी इसमें क्या हुआ दोस्तों? चुनाव लड़े और इनको थोड़ी सी सफलता मिली। मुसलमानों के 485 आरक्षित स्थानों में से केवल 110 स्थान उन्हें मिले थे दोस्तों। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। 485 आरक्षित स्थानों में से 110 जो है उनको स्थान मिले। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल और जो है सिंध में भी उसे अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया। यानी यहाँ जो है मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में भी मुस्लिम लीग की बहुत ज़्यादा विजय प्राप्त नहीं हो पाई। कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में जो है सामने आई। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में सरकार बनाने का निश्चय लिया। अब क्या हुआ दोस्तों? अब जो है बहुसंख्यक जो है जब चुनाव 1937 में हुआ तो इसमें जो है विजय किनको मिला? मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को मिली और जो है प्रमुख दल के रूप में सामने आया। इसलिए उन्होंने क्या किया? जुलाई 1937 में सरकार बनाने का निश्चय किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल, असम और पंजाब में कांग्रेस से मिलकर मिलीजुली सरकार बनाने की इच्छा प्रकट की और उन्हें आशा थी कि यूपी और बिहार में भी उसके सदस्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस जो अभी तक असांप्रदायिकता के लिए गर्व करती थी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि यदि मुस्लिम लीग सदस्य मंत्री बनना चाहते हैं तो वे कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक इससे पहले जो है कांग्रेस जो है अपने जो सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे एक जो पार्टी थी मुस्लिम लीग थी, ये पूर्ण रूप से जो है सांप्रदायिकता में विश्वास करते थे और अपने सांप्रदायिक उद्देश्य के लिए अपने ही वर्ग विशेष के लिए ये हितों की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए अब देखो इसमें कांग्रेस में भी यही बात सामने आई और अगर ये मुस्लिम लीग के नेताओं को इसमें शामिल कर दिए रहते तो ये बात नहीं आती। लेकिन उन्होंने फिर से स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप तो जो है कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी दोस्तों। इसमें क्या हुआ? यह कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के विरुद्ध सबसे बड़ी चाल बताया। देखिए इसका फायदा किसने उठाया दोस्तों? मुस्लिम लीग के नेताओं ने उठाया, जो मुख्य रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने है ना, और यहाँ तक जो पूर्व पाकिस्तान की मांग पूर्ण रूप से कर चुके थे।
तो जिन्ना ने इस प्रस्ताव को, इस सुझाव को मुस्लिम लीग के विरुद्ध सबसे बड़ी जो है चाल बताया। उसने कांग्रेस के विरुद्ध प्रत्येक प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध क्या हुआ दोस्तों, अनेक प्रकार के विरुद्ध जो है अनेक प्रकार के आरोप लगाए और कांग्रेसों को हिंदुओं की संस्था बतलाया जो अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती है। वह इस परिणाम पर पहुंचे कि कांग्रेस से मुसलमानों को न्याय की आशा नहीं करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो कांग्रेस की एक भूल को जो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना जो नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे, इन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और यहाँ तक उन्होंने कह डाला कि अब कांग्रेस से मुसलमानों को न्याय की आशा नहीं करना चाहिए। 1937 में मुस्लिम लीग ने पीपरपुर के राजा के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की जो हिंदू कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों पर हुए अन्याय और अत्याचारों की जांच करे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक की बात आ गई कि 1937 में जो मुस्लिम लीग के जो ने पीपरपुर के राजा के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की जो हिंदू कांग्रेसी प्रांतों में मुसलमानों पर हुए अत्याचार की जांच कर सके। पीरपुर कमेटी रिपोर्ट ने मुसलमानों पर किए हुए अत्याचारों की कहानियां गढ़ ली। अब देखिए, ये तो एक प्रकार का कहानी गढ़ना ही था। और उन्होंने क्या किया, पीरपुर कमेटी ने मुसलमानों पर अत्याचारों की कहानियां भी गढ़ ली। रिपोर्ट में लिखा था, कांग्रेस और हिंदू महासभा के उद्देश्य एक हैं। कांग्रेस और हिंदू महासभा के उद्देश्य एक हैं। यदि कांग्रेस अपने आप को असांप्रदायिक कहती है और कुछ कांग्रेसी वास्तविक रूप से राष्ट्रवादी नीति पर आचरण भी करते हैं, परंतु अधिकांश कांग्रेसी हिंदू हैं और वे शताब्दियों के मुस्लिम और अंग्रेजी राज्य के पश्चात शुद्ध हिंदू राज्य स्थापना करना चाहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, जो पीरपुर कमेटी था, इसने भी जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम किया। मुसलमान प्रायः यह मानते थे कि बहुसंख्यक अन्याय से बढ़कर कोई अन्याय नहीं है। उनका ये कहना था दोस्तों कि बहुसंख्यक के द्वारा जो अन्याय किया जाता है, यह सबसे बड़ी अन्याय है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध। इस प्रकार दोस्तों, ये जो था धीरे धीरे जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल और मुस्लिम लीग के बीच जो 1937 से 1939 के बीच दूरिया जो है एकदम जो है दूरिया धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। जब 1939 में कांग्रेस ने युद्ध के प्रश्न पर त्याग पत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था दोस्तों, मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया, मुक्ति दिवस मनाया था। इसमें क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो जब उन्होंने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी ने इनके विरोध में जो है मंत्रिमंडल को त्याग पत्र दे दिया 1939 में। और इसमें जो है मुस्लिम लीग इसमें शामिल थे। अब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। इस प्रकार धीरे धीरे दोस्तों हिंदू और जो है एक प्रकार से आपका भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है सांप्रदायिक जो भेदभाव था, ये दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता चला गया और कालांतर में दो राष्ट्र का सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। दो राष्ट्र का सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग, दो राष्ट्र का सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग, दो राष्ट्र के सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग, दो राष्ट्र का सिद्धांत और पाकिस्तान की मांग। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये सांप्रदायिकता के वजह से ही दो राष्ट्र के सिद्धांत और पाकिस्तान का मांग। प्रायः जो है कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल क्या थे दोस्तों, प्रायः कवि और राजनीतिक चिंतक थे मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। इसको जो मोहम्मद इकबाल थे दोस्तों, ये कवि थे और लेखक भी थे और राजनीतिक चिंतक भी थे। इनको जो है प्रायः जो है पाकिस्तान के निर्माण के लिए पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने सन 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने कहा था दोस्तों, यद्यपि किससे प्रभावित थे, सर्व इस्लाम से प्रभावित थे। यदि यह सिद्धांत स्वीकार किया जाता है कि भारत के सांप्रदायिक प्रश्न का स्थायी हल भारतीय मुसलमानों को अपने देश भारत में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है,
तो मेरी यही इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर। एक उत्तर पश्चिमी सीमा, एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने यह एक प्रकार के विचार दिया कि अब जो है अगर भारत में सांप्रदायिकता को पूर्ण रूप से दूर करना है तो मुसलमानों के लिए जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इन क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, तभी जो है ये सांप्रदायिकता जो है दूर किया जा सकता है। ये विचार 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम सभा मुस्लिम लीग की जो अधिवेशन में इस जो है इन्होंने मोहम्मद इकबाल ने कहे थे दोस्तों। यानी यहीं से इन्होंने विचार दिया कि एक द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था दोस्तों, दो राष्ट्र का सिद्धांत जो है ये किनका सिद्धांत है? मोहम्मद इकबाल का ही सिद्धांत है। मुसलमानों के लिए पृथक स्वदेश जिसे पाकिस्तान कहा जाए, यह स्पष्ट विचार जो है कैम्ब्रिज के एक अनुस्नातक जो है विद्यार्थी रहमत अली के मन में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ जो है अब ये देखिए दोस्तों, दो राष्ट्र का सिद्धांत किसके विचार में आया? ये दो राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल के विचार में आया, लेकिन पाकिस्तान का जो निर्माण की जो बात है, लेकिन पाकिस्तान शब्द जो दिया था दोस्तों वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुस्नातक जो है विद्यार्थी थे रहमत अली, इन्होंने जो है पाकिस्तान की बात की। उसने सोचा कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसको अब वर्तमान में अफगानिस्तान भी कहा जाता है, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को भारतीय मुसलमानों का एक राष्ट्रीय देश होना चाहिए। इन क्षेत्रों को मिलाकर इन्होंने सोचा कि भारतीय मुसलमानों का एक राष्ट्रीय देश होना चाहिए और उसने क्या किया? पाकिस्तान क्या संज्ञा दी। पाकिस्तान शब्द इनमें से प्रथम 4 प्रांतों के प्रथम और 5वें का अंतिम अक्षर लेकर बनाया गया। यानी पाकिस्तान जो है ये जो है पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान जो 5 क्षेत्र थे, इसको जो आरंभ के जो 4 प्रांत थे उसके प्रथम अक्षर और 5वें प्रांत के अंतिम अक्षर को लेकर दोस्तों पाकिस्तान का निर्माण किया गया। रहमत अली का यह विचार था कि हिंदू और मुसलमान मूलभूत जो है पृथक राष्ट्र अथवा जातियां हैं, और इसलिए रहमत अली ने लिखा था कि हमारा धर्म, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं, साहित्य, आर्थिक प्रणाली, दया के कानून, उत्तराधिकार, विवाह हिंदुओं से मूलतः जो है भिन्न है। ये विभिन्नताएं मुख्य मूल सिद्धांतों में ही नहीं अपितु छोटे छोटे ब्यौरों में भी जो है भिन्नता हमें देखने को मिलता है। हम मुसलमानों और हिंदू आपस में बैठकर खाते नहीं और विवाह नहीं करते। हमारी राष्ट्रीय रीतियाँ, पंचांग, यहाँ तक कि खाना और पहनावा भी सभी जो है हिंदुओं से भिन्न है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों ये अब धीरे धीरे जो है ये बात स्पष्ट हो गई कि अब जो है हिंदू मुसलमान एक हो नहीं सकते। वे सभी दृष्टिकोण में अपने को हिंदुओं से भिन्न मानने लग गए। खान पान, रहन सहन जो है, जाति पाति सभी दृष्टि से दोस्तों इन्होंने विवाह संस्कार, सभी जन्म मरण सभी दृष्टि से ये मुसलमान जो है हिंदुओं से अपने आप को अलग समझने लग गए। और यह बात स्पष्ट हो गई कि अब जो है हिंदू मुसलमान जो है एक नहीं हो सकते, ये जो है इनको अलग होना ही होगा। और ये जो मोहम्मद इकबाल का और रहमत अली के जो भाषण था दोस्तों, ये दिन प्रतिदिन जो ऐसी बातें इन लोग ऐसे बातें करते थे जो स्पष्ट था कि अब जो है हिंदू और मुसलमान हिंदू और मुसलमान में एकता स्थापित नहीं की जा सकती। और जो है ये जो व्यवस्था है इसमें जो है उनको अलग, भारत को 2 राष्ट्र का सिद्धांत झेलना ही पड़ेगा। भारत का विभाजन होना ही होगा। हिंदू और मुसलमान पृथक जातियां हैं। इनकी घोषणा असंदिग्ध शब्दों में मोहम्मद और अली जिन्ना ने लाहौर में मार्च 1940 में अधिवेशन में की। अब ये यही बात दोस्तों जो मार्च 1940 के जो बम्बई अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो मुसलमानों के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना इस समय तक जो है मुसलमानों के जो प्रमुख नेता बन चुके थे। इन्होंने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू और मुसलमान पृथक क्या है, जातियां हैं। ये शब्द के नियम जो है नियमनिष्ठ अर्थ में धर्म नहीं है, अपितु वास्तव में भिन्न और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था है। और यह एक स्वप्न है कि कभी
भी हिंदू और मुसलमान मिलकर एक राष्ट्र बना सकते हैं। इन दोनों के धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य भिन्न है। ऐसे दोनों जातियों को एक राज्य में इकट्ठा बांधने से, जिसमें एक अल्पसंख्यक हो और दूसरा जो है बहुसंख्यक, इससे असंतोष बढ़ेगा और राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा। यानी इस प्रकार दोस्तों ये इनका कथन था, ये इनका कहना था, ये इनका भाषण था मोहम्मद अली जिन्ना का, कि मार्च 1940 के जो लाहौर अधिवेशन में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों भिन्न भिन्न जातियां हैं, दोनों के खान पर रहन सहन एक तो अलग अलग है और दोनों एक नहीं हो सकते। और यदि किसी भी तरीक़ा से दोनों को एक ही राष्ट्र में बांध दिया जाए तो एक क्या है, हिंदू जो है बहुसंख्यक है और मुसलमान अल्पसंख्यक है, तो जिससे क्या होगा, एक ही जो जिससे क्या होगा, राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों भारत का बंटवारा मांगते हुए मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव पारित किया। अभी अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, भारत का विभाजन तक आ गया। यही बात अब ये बात कहाँ तक आई दोस्तों, भारत का बंटवारा मांगते हुए मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव पारित किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में यह दृढ़ विचार है कि इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना सफल और मुसलमानों को अस्वीकृत नहीं होगी जो निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित न हो। यानी धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अलग हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार गठित किया जाए ताकि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएं, जैसे कि भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश, और उनको मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उसमें सम्मिलित प्रदेशवासी और संप्रभुत्ता पूर्ण हो। इस प्रस्ताव में जो प्रदेश पाकिस्तान में सम्मिलित होने थे उनका विवरण नहीं था। यद्यपि यहाँ उनका विवरण तो नहीं दिया गया था, लेकिन यह बात इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कर दी गई थी दोस्तों कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है, जो क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है, उसको मिला करके जो है पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। 1942 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पोलैंड प्रोफेसर जो है कुपरलैंड की व्याख्या करते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। क्या होगा, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र होगा और भारत के एक और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब और सिंध और दूसरी ओर बंगाल होंगे। उसमें बलूचिस्तान और आसाम का उल्लेख नहीं किया गया था, न ही कश्मीर और हैदराबाद का, परंतु 12 मार्च 1946 को मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल को एक स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने 6 प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, बंगाल और असम को एक समूह में सम्मिलित करने की बात कही। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, भारत में सांप्रदायिकता इस कदर गई कि अब जो है इस सांप्रदायिकता को जो है इस सांप्रदायिकता को मिटाया नहीं जा सकता था और जो है धीरे धीरे जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत बात आ गया और यहाँ तक कि जो है पाकिस्तान की मांग भी की जाने लगी दोस्तों। किसकी मांग की जाने लगी, पाकिस्तान की मांग की जाने लगी। परिणाम स्वरूप जो है ये जो सांप्रदायिकता को उदय हमें जो है प्राचीन काल से देखने को मिलता है, लेकिन जो है अंग्रेजों के शासनकाल में, अगर हम भारत की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, तो अंग्रेजों के शासनकाल में यह सांप्रदायिकता हमें विकराल रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि ये इस सांप्रदायिकता के बीज बोने का जो कार्य किए थे दोस्तों, इसमें अंग्रेजों नहीं किए थे, क्योंकि वे भारत में शासन करना चाहते थे। वे न तो मुसलमानों के पक्षधर थे और न ही हिंदुओं के विरोधी थे, यानी कहीं न कहीं वे तो सिर्फ अपने साम्राज्य को बनाए रखना चाहते थे। अब इसी का फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, बांटो फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है सांप्रदायिकता के बीज को बोया। और ये इस बीज का जो है सबसे पहले जो है प्रमाण हमें 1909 के भारत सरकार अधिनियम में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात किया, आरक्षण की बात किया, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है मुसलमान अपने को हिंदू से अलग मानने लगे। और यहाँ तक कि अब ये बात जो है बहुत सारे जो है मुस्लिम नेताओं ने इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार करना आरंभ कर दिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग जातियां हैं, दोनों के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, जन्म मरण, विवाह संस्कार सभी अलग हैं और जो है इस प्रकार दोनों एक नहीं हो सकते। और यहाँ तक कि दोस्तों इसी के कारण जो है क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 में की गई। और यह मुस्लिम लीग जो है 1947 भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस समय जो मुस्लिम लीग के जो प्रमुख जो नेता बन गए थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग करके ये बात कही कि जो भारत के जो मुस्लिम बहुल प्रांत है उनको जो मिला करके भारत में एक जो है भारत
भारत में एक अलग राष्ट्र जो है पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। इस प्रकार दोस्तों ये जो सांप्रदायिकता का उदय है एवं विकास जो हुआ ये जो है अंग्रेजों की ही देन थी। जो मुस्लिम लीग तक इनकी स्थापना तक गया, उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग की जो है भारत के विभाजन तक जो है सांप्रदायिकता का जो ये सांप्रदायिकता का जो गति है, ये जब तक जो है भारत को विभाजित नहीं किया तब तक ये सांप्रदायिकता रुका नहीं। और वर्तमान समय में यही सांप्रदायिकता जो है पाकिस्तान और भारत के बीच जो है विद्वेष का कारण जो है बना हुआ है। अब यही तो इस प्रकार दोस्तों इस विद्वेष को बढ़ाने के काम जो है अंग्रेजों ने किया, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के सिद्ध करना चाहते थे, वे भारत में राज करना चाहते थे। इस प्रकार जो है सांप्रदायिकता जो भारत में अभी भी जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है एक प्रकार से जो पाकिस्तान और भारत का निर्माण हुआ, ये सांप्रदायिकता आज भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बात अलग है कि जो भारत में निवासरत जो मुस्लिम वर्ग है वे भारत को ही अपना राष्ट्र मानते हैं और हिंदू और मुस्लिम जो है एक होकर जो है भारत में निवास करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम वर्ग है दोस्तों, वे भारत को अपना जो है मित्र स्वीकार करते नहीं। वे जो है एक प्रकार का जो इन्हीं सांप्रदायिकता को लेकर जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, वे आज भी जो है सांप्रदायिकता को अपना पाला एवं बढ़ाया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों ये जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है पाकिस्तान की मांग की गई और किस प्रकार भारत के विभाजन हुआ और किस प्रकार जो है सांप्रदायिकता की वजह से भारत को हमें विभाजन का सामना करना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।